हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। दोस्तों, इससे पहले मैंने समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं इसके बारे में पढ़ाया है, और उसी में अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और उसको उदाहरण के साथ समझाया। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है युगल। युगल यानी जोड़ा। द्वंद्व समास में हमेशा जो भी समस्त पद होता है वो हमें जोड़े में मिलता है। कई बार इसमें दो भी हो जाते हैं और तीन भी, जैसे दुख सुख, राम लक्ष्मण, सीता। तो इसलिए जो द्वंद्व समास है इसके अंदर जोड़ा भी हो सकता है और तीन भी मिल सकते हैं। तो इस द्वंद्व समास में तीनों यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही प्रधान माने जाते हैं। यानी कि द्वंद्व समास में पूर्व पद का भी महत्व है और उत्तर पद का भी। और जो भी हमें विभक्ति मिलेगी वो हमें जो अंतिम अक्षर होगा, अंतिम वर्ण में वचन मिलेगा हमें और विभक्ति। जैसे दो हैं तो द्विवचन मिलेगा, बहुवचन है तो फलानी मिलेगा। यानी कि यहाँ पर द्विवचन, इसके लिए बहुवचन। जो अंतिम अक्षर होगा उसी से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन। एक वचन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में हमेशा जोड़ा मिलता है। तो आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उत्तर पद की भी वैल्यू इतनी ही है और पूर्व पद की, यानी कि दोनों पदों की बराबर वैल्यू है। इसकी एक परिभाषा और भी है, उसको हम ऐसे याद करेंगे। चा अर्थे द्वंद्व। यानी कि जब भी हम द्वंद्व समास में विग्रह करते हैं तब हमें उसके अंदर च शब्द यूज होता है। जैसे राम कृष्ण। अब देखो, ये एक शब्द है, इससे आपको क्या पता चला? ये मैंने बताया था कि जो अंतिम शब्द होता है उसमें वचन का पता चलता है। ये कितने हैं? ये द्विवचन। और इसमें ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। दोनों की बराबर वैल्यू है। और जो परिभाषा में दिया है च अर्थे द्वंद्व, कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तब उसमें च शब्द लगा दिया जाता है। जैसे इसका क्या बनेगा?
विग्रह राम च कृष्ण च। इस तरह से हमारा विग्रह बन जाएगा। समस्त पद के अंतिम शब्द से पता चल जाएगा ये एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर जोड़ा है, तो द्विवचन मिलेगा या बहुवचन। जैसे एक बहुवचन का दिखाती हूँ मैं, कंद मूल फलाने। अब इसके अंदर कितने, 1 2 ये 3, यानी क्या है, ये शब्द हमारा बहुवचन है। अंतिम शब्द से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। तो हम इसका विग्रह क्या बनाएंगे, इसका विग्रह ऐसे बनाएंगे, कंद च मूल च फलानी च। इस तरह से हमारा चाहे द्विवचन हो चाहे बहुवचन है, हमने सभी शब्दों के बीच में च लगा देना। ये थी हमारी द्वंद्व समास का एक उदाहरण और परिभाषा। आप इस चीज़ को याद रखना बस, जब भी द्वंद्व समास आ जाए, चा अर्थे द्वंद्व, यानी कि जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो उसमें च शब्द यूज होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके द्वंद्व समास के भेद। दोस्तों, जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास होती है, इसमें तो क्या होता है कि केवल समास के भेद पूछे जाते कि समास कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन जैसे हम बड़ी क्लास में जाते जाते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे आगे, तो हर एक समास के जो भी अंदर प्रकार हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे अभी द्वंद्व समास के भी प्रकार हैं। द्वंद्व समास है ये, इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा क्या है, समाहार। और तीसरा हमारा एक शेष द्वंद्व समास। हम क्या करते हैं दोस्तों, एग्जाम में केवल द्वंद्व समास पढ़कर चले जाते हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। लेकिन एग्जाम को हमें एग्जाम समझना चाहिए और उसके समास के अंदर जितने भी भेद हैं उसके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं हर एक जो समास है उसके हर एक भेद के बारे में बताऊंगी उदाहरण के साथ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि तभी समास का फ़ायदा होएगा कि समास किसे कहते हैं और हर एक समास के कितने भेद हैं। क्योंकि इससे पहले आपने हमेशा यही पढ़े होंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं और उसी समास की परिभाषा याद कर ली, उसी के उदाहरण याद कर लिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में हर एक समास को, उसके अंदर कितने उसके उदाहरण होते हैं वे पढ़ा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और आखिर तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास सारी वीडियो अच्छे से पहुंचती जाए। फिर है हमारा जो द्वंद्व समास का पहला भेद है हमारा। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या है, इसमें हमने एक शब्द तो याद ही है कि जब भी हम विग्रह करेंगे तो इसमें हम
च का यूज करेंगे। और इस समास के अंदर पुल्लिंग भी होंगे, स्त्रीलिंग भी होंगे और नपुंसकलिंग भी होंगे। ठीक है, ये बात याद करनी है। दूसरी हमारी, जो भी बहुवचन होगा वो पुल्लिंग में होगा। जैसे द्विवचन या बहुवचन होगा वो हमारा पुल्लिंग शब्द में ही वचन मिलेगा। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरह से मैं अभी बताती हूँ कि ये है हमारा राम लक्ष्मण। अब ये देखो, इसमें तो वचन पता चल गया, ये द्विवचन है। इसके अंदर क्या है, दोनों पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है और ये भी। तो इसका हम क्या करेंगे, राम च लक्ष्मण च, इस तरह से विग्रह हो जाएगा। फिर जैसे अभी मैं एक ऐसा शब्द लिखती हूँ जिसमें पुल्लिंग भी होगा और स्त्रीलिंग भी, आप उसको भी अच्छे से समझिए ना, क्योंकि पता चल जाएगा कि जो भी अंतिम शब्द होगा वो हमेशा पुल्लिंग होगा और उसी के अंदर हमें विभक्ति पता चलेगी वचन का भी। जैसे माता पितरौ, इसके अंदर ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये पुल्लिंग है, और क्या है, ये द्विवचन भी है। तो अभी मैंने बताया था कि जो अंतिम शब्द होगा उसी से हमें वचन का पता चलेगा और पुल्लिंग शब्द में ही वचन मिलेगा, और ये जो अंतिम शब्द होगा वो हमेशा पुल्लिंग होगा। महत्व दोनों का ही बराबर है द्वंद्व समास में और इतरेतर में भी। तो इसका क्या बनेगा, माता च पिता च। ये इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान है कि जो भी अंतिम शब्द होगा वो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों में आ सकते हैं, और जो अंतिम शब्द होगा वो पुल्लिंग होगा और अंतिम शब्द से ही हमें वचन का पता चलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखो, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। इससे पहले मैंने पुल्लिंग शब्द बताया था, और एक शब्द ऐसा लिखती हूँ, ये नपुंसकलिंग है, कंद मूल फलानी। ये हमारे तीनों शब्द क्या हैं, नपुंसकलिंग। इसका क्या बनेगा, कंद च मूल च और फलानी च। अब आप यहाँ पर देखें कि जो ये है, ये शब्द है हमारा फलानी शब्द, ये क्या है, बहुवचन है। तो जो अंतिम शब्द होगा उससे हमें वचन का पता चल जाएगा। ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें जो शब्द होगा हमारा समस्त पद, वो पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में भी हो सकता है, और नपुंसकलिंग में भी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं इसका दूसरा, जो द्वंद्व समास का हमारा दूसरा भेद है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा था समाहार। जो समाहार द्वंद्व समास है, इसके अंदर क्या है, ये समूह है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तब हम उसको समूह शब्द लिखकर या समाहार शब्द लिखकर
विग्रह करेंगे और इसके अंदर जो भी शब्द मिलेंगे समस्त पद हमेशा कैसे मिलेंगे? नपुंसकलिंग में। इसमें आपको ये याद करना है कि इसके अंदर जो ये है ये नपुंसकलिंग शब्द मिलेंगे सारे समाहार में। दूसरी बात ये है कि जब हम विग्रह करेंगे उसमें समाहार शब्द यूज करेंगे। ये आपको इस समास के नाम से ही पता चल जाएगा कि समाहार द्वंद्व समास है तो इसमें समाहार शब्द का यूज होगा। जैसे देखो अभी मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे सुख दुख है। अब देखो इसमें क्या है, दो शब्द हैं लेकिन फिर भी एक वचन है। ठीक है, एक वचन में मिलेंगे ये, क्योंकि वो समूह शब्द आ गया यहाँ पर, इसलिए शब्द दो दिखाई देंगे लेकिन क्या है, एक वचन दिखाई देगा यहाँ पर, सुखम सुख दुखम। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, और दोनों ही शब्द आप देखें यहाँ पर नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सुखम च दुखम च एतयो समाहार है। हमने इस तरह से लिखना है इसका विग्रह। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सुख दुख है ये एक ग्रुप के साथ देखा गया है, इसको अलग अलग से नहीं देख रहे। अब एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। सर्प नकुलम। अब देखो एक ही शब्द है और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो इसमें हम लिखेंगे सर्प च नकुल च एतयो समाहार है। हम इस तरह से इसका विग्रह करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो समाहार द्वंद्व समास है उसमें हमने ये विग्रह करते वक्त समाहार शब्द का प्रयोग करना है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक शेष द्वंद्व समास, जो हमारा द्वंद्व समास का तीसरा भेद है। तीसरा हमारा एक शेष द्वंद्व समास। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे उदाहरण दे दिया या विग्रह दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि ये द्वंद्व समास का कौन सा भेद है। तो अगर हमें द्वंद्व समास के भेद आते होंगे तभी तो आपको ये नाम लगेगा कि हाँ ये तो हमने कभी देखे हुए थे। और आपने अगर द्वंद्व समास के भेद पढ़े ही नहीं होंगे तो आपका वहाँ पर एक नंबर कम हो सकता है। तो इसलिए जो हर एक समास है उसके भेदों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आप देखो जैसे ये लिखा हुआ है एक शेष द्वंद्व समास, इसमें क्या है, जो समस्त पद होगा इसमें एक शब्द पुल्लिंग दिखाई देगा आपको। आप इस चीज़ को अच्छे से देखना, एक शब्द आपको पुल्लिंग दिखाई देगा
लेकिन उसके अंदर दो शब्द होंगे। एक शब्द पुल्लिंग दिखाई देगा, लेकिन होंगे उसके अंदर दो शब्द, ये ध्यान रखना। परंतु दो शब्द होंगे, ठीक है। और वो दिखाई भी देगा, कौन सा देगा आपको? पुल्लिंग देगा, स्त्रीलिंग शब्द दिखाई नहीं देगा आपको। इस बात का ध्यान रखना आप, स्त्रीलिंग शब्द दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर है। नहीं देगा, ठीक है। और जो पुल्लिंग शब्द होगा, जो पुल्लिंग शब्द आपको दिखाई दे रहा है, उसी के अंदर शब्द में ही क्या होगी? विभक्ति होगी और वचन पता चलेगा। भक्ति में ही, मैं ऊपर मिटा देती हूँ, ये दिखाई नहीं देगा, मैं नीचे लिख देती हूँ। पुल्लिंग शब्द में ही वचन दिखाई देगा और विभक्ति। इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिख कर दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप देखो इस चीज़ को यहाँ पर कि जो ये है, मैंने क्या लिखा है? एक शेष द्वंद्व समास। इसमें जो समस्त पद है उसके अंदर एक शब्द होगा, उसमें आपको क्या दिखाई देगा? एक शब्द दिखाई देगा जो पुल्लिंग होगा। परंतु इसमें शब्द कितने होंगे? दो शब्द होंगे। स्त्रीलिंग शब्द आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और जो पुल्लिंग शब्द होगा उसमें ही वचन होगा और उसी में ही विभक्ति होगी। देखो अभी मैं एक उदाहरण लिखती हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण देखकर ही। जैसे देखो, एक शब्द है यहाँ पर पितरौ, इसके अंदर ये क्या है? ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पिता शब्द है। पिता शब्द क्या हो गया? हमारा पुल्लिंग हो गया। और ये कितने पे दिखाई दे रहा है? ये द्विवचन में, जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है। और उसमें जो दूसरा शब्द है वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है वो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द छिपा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और पिता क्या है? पुल्लिंग है। और द्विवचन, यहाँ पर द्विवचन है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो चीज़ हैं। तो इसका विग्रह हम क्या लिखेंगे? माता माता च पिता च, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आ गया? एक शेष का मतलब क्या? एक शेष का मतलब जो पुल्लिंग शब्द वो दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर दो शब्द हैं और वो जो शेष कौन सा बच जाता है वो पुल्लिंग, ठीक है। अब मैं दो और एग्जाम्पल लिखती हूँ, आपको फिर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे एक शब्द लिखा मैंने, ये पुत्रौ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पुत्र है ये शब्द। जो पुत्री शब्द वो इसमें दिखाई नहीं दे रही, तो क्या बनेगा? क्या है इसके अंदर? पुत्र च पुत्री च। ऐसा ही एक और शब्द देखो आप, हंसौ। इसके अंदर दो शब्द हैं, हंस और हंसी हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या शब्द है? हंस शब्द का ही द्विवचन है और दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दो शब्द हैं। ये बनेगा हमारा हंस च हंसी च। तो दोस्तों ये था हमारा द्वंद्व समास और उसके प्रकार। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो?
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुब्री समास किसे कहते हैं और बहुब्री समास के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।